मुझे नहीं पता ये कब शुरू हुआ, मुझे नहीं पता ये क्यों शुरू हुआ, मुझे कुछ नहीं पता सिवाय चीखों के। मेरी माँ की चीखें जब उन्हें एहसास हुआ कि वह मुझे छू नहीं सकती। मेरे पिता की चीखें जब उन्हें एहसास हुआ कि मैंने मेरी माँ के साथ क्या कर दिया। मेरे माता पिता की चीखें जब वे मुझे मेरे कमरे में बंद कर देते और कहते कि मुझे शुक्रगुजार होना चाहिए उनके खाने के लिए, उनके इस मानवीय व्यवहार के लिए जो वे इस चीज के साथ कर रहे थे जो उनकी संतान नहीं हो सकती थी, उस फीट रूलर के लिए जिससे वे मुझसे उनकी दूरी नापते थे। तूने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी, यही कहते थे वे मुझसे। तूने हमारी खुशियां छीन ली, तेरी वजह से तेरी माँ अब कभी दोबारा माँ नहीं बन सकेगी। क्या तू देख नहीं सकती तूने क्या किया? वे मुझसे पूछते थे। क्या तुझे नहीं दिखता कि तूने सब कुछ बर्बाद कर दिया? मैंने हर रोज हर एक दिन कोशिश की जो मैंने बर्बाद किया उसे सुधारने की। मैंने हर वक्त खुद को वैसा बनाने की कोशिश की जैसा वे मुझे देखना चाहते थे। मैंने हमेशा बेहतर बनने की कोशिश की, पर मुझे कभी नहीं पता था कैसे। अब बस मुझे एक ही चीज पता है, वैज्ञानिक गलत हैं, दुनिया गोल नहीं सपाट है। मुझे पता है क्योंकि मुझे इस दुनिया के किनारे से फेंक दिया गया था। 17 सालों से मैं बस खुद को बचाए रखने की कोशिश कर रही हूं। 17 सालों से मैं वापस ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही हूं, पर गुरुत्वाकर्षण से लड़ना नामुमकिन है जब कोई तुम्हें ऊपर खींचने के लिए हाथ बढ़ाने को तैयार ही ना हो, जब कोई तुम्हें छूने का जोखिम भी ना उठाना चाहे। आज बर्फ गिर रही है, कंक्रीट बर्फ से जम चुकी है। आज ये पहले से भी ज्यादा कड़क और ठंडी लग रही है, पर मुझे ये जमा देने वाली ठंड ज्यादा पसंद है उन उमस भरे गर्मियों के दिनों से। गर्मी एक धीमा जहर है जो एक एक डिग्री बढ़ते हुए पूरी दुनिया को उबाल देता है। गर्मी खुशियों से भरे हजारों वादे करती है, लेकिन अंत में सड़ांध और गंदगी की बदबू ही परोसती है। मुझे गर्मी से नफरत है। मुझे उस चिपचिपे पसीने से तरबतर गंदे एहसास से नफरत है। मुझे उस घमंडी सूरज से नफरत है जो खुद में इतना मग्न रहता है कि उसे एहसास तक नहीं होता कि हम हर दिन हर पल उसके नीचे जलते रहते हैं। सूरज बेहद अहंकारी चीज है। जब वो हमसे ऊब जाता है तो बस चला जाता है। चांद एक वफादार साथी है, वो कभी छोड़कर नहीं जाता। वो हमेशा वहीं होता है, देखता रहता है, अडिग हमारे उजले और अंधेरे पलों को जानता है। हमेशा बदलता रहता है, ठीक वैसे ही जैसे हम बदलते हैं। हर दिन वो खुद का एक नया रूप लेता है, कभी कमजोर और मुरझाया हुआ, कभी मजबूत और रोशनी से भरा हुआ। चांद समझता है कि इंसान होना क्या होता है, अनिश्चित, अकेला, कमियों से भरा हुआ। मैं खिड़की से बाहर इतनी देर तक देखती रहती हूँ कि खुद को ही भूल जाती हूँ। मैं अपना हाथ बाहर निकालती हूँ ताकि एक बर्फ का टुकड़ा पकड़ सकूं, पर मेरी मुट्ठी बस ठंडी हवा को पकड़कर बंद हो जाती है, खाली। मेरा मन करता है कि अपनी इस मुट्ठी को जो मेरी कलाई से जुड़ी है सीधे इस खिड़की के पार मार दूं, सिर्फ कुछ महसूस करने के लिए, सिर्फ खुद को इंसान समझने के लिए। कितना समय हो गया है। मेरी पलकें एक पल के लिए झपकती हैं। उसकी आवाज मुझे वापस खींच लाती है उस दुनिया में जिसे मैं भूलना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता, मैं उससे कहती हूँ, मुझे सच में नहीं पता कितना समय हो चुका है। मुझे नहीं पता आज कौन सा दिन है, महीना कौन सा है, या फिर हम किस मौसम में हैं। अब हमारे पास मौसम नाम की कोई चीज नहीं रही। जानवर मर रहे हैं, परिंदे अब उड़ते नहीं, फसलें मुश्किल से उगती हैं, फूल तो अब शायद मौजूद ही नहीं। मौसम अब अनिश्चित हो चुका है। कभी कभी हमारी सर्दियों में भी 92 डिग्री तक तापमान पहुंच जाता है। कभी कभी बिना किसी कारण के बर्फ गिरती रहती है। हम अब पर्याप्त भोजन नहीं उगा सकते। हमारे पास जानवरों के लिए पर्याप्त वनस्पति नहीं बची। हम लोगों को भी उनकी जरूरत का खाना नहीं दे सकते। हमारी आबादी पहले ही तेजी से घट रही थी, इससे पहले कि द रीस्टैब्लिशमेंट ने सत्ता संभाली। उन्होंने हमसे वादा किया कि उनके पास इसका हल है।
जानवर इतने भूखे थे कि कुछ भी खाने को तैयार थे, और इंसान इतने भूखे थे कि जहर से भरे जानवरों को खाने के लिए मजबूर थे। हम जिंदा रहने की कोशिश में खुद को ही मार रहे थे। मौसम, पौधे, जानवर और हमारी इंसानी जिंदगी, ये सब एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। प्राकृतिक तत्व एक दूसरे के खिलाफ जंग लड़ रहे थे, क्योंकि हमने अपने पर्यावरण का शोषण किया, हमने अपने वायुमंडल का शोषण किया, हमने अपने जानवरों का शोषण किया, और सबसे बुरी बात, हमने एक दूसरे का शोषण किया। द रिस्टैब्लिशमेंट ने वादा किया था कि वे सब कुछ ठीक कर देंगे, लेकिन भले ही इंसानी सेहत इस नई हुकूमत के तहत थोड़ी राहत पा चुकी हो, फिर भी खाली पेट की वजह से कम और बंदूक की गोली से ज्यादा लोग मारे गए हैं। हालात और भी बुरे होते जा रहे हैं। जूलियट, मेरा सिर झटके से ऊपर उठता है। उसकी आंखें सतर्क हैं, चिंतित हैं, मुझे परख रही हैं। मैं नजरें फेर लेती हूं। वो अपना गला साफ करता है। तो हमें सिर्फ दिन में एक बार खाना मिलता है? उसके इस सवाल के साथ हम दोनों की नजर दरवाजे के छोटे से स्लॉट की तरफ चली जाती है। मैं अपने घुटनों को सीने से लगा लेती हूँ और अपने कंकाल जैसे शरीर को गद्दे पर टिकाने की कोशिश करती हूँ। अगर मैं बिल्कुल स्थिर रहूं तो शायद अपने शरीर में ठूंसती हुई इस ठंडी धातु को अनदेखा कर पाऊं। खाने का कोई सिस्टम नहीं है, मैं उससे कहती हूँ। मेरी उंगलियां कंबल के खुरदुरे कपड़े पर नए पैटर्न बनाने लगती हैं। सुबह के समय कुछ मिल सकता है, लेकिन उसके बाद कुछ भी पक्का नहीं होता। कभी कभी हमें किस्मत से कुछ मिल जाता है। मेरी नजर दीवार में लगे कांच के छोटे से हिस्से की तरफ उठती है। गुलाबी और लाल रंग की किरणें कमरे में फैलने लगती हैं। मुझे पता है, ये एक नए दिन की शुरुआत है, उसी अंत की फिर से शुरुआत। एक और दिन, शायद मैं आज मर जाऊं, शायद आज कोई चिड़िया उड़ सके, बस इतना ही। वे सिर्फ दिन में एक बार दरवाजा खोलते हैं ताकि लोग अपना काम निपटा सकें, और शायद अगर हमारी किस्मत अच्छी रही तो हमें कुछ खाने को दे दें। बस यही है, वो चिड़िया सफेद होगी जिसके सिर पर सोने की लकीरें एक ताज की तरह चमकेंगी। वो उड़ सकेगी, बस यही। यहां कोई ग्रुप थेरेपी नहीं होती। वो लगभग हंसने लगता है। जब तक तुम नहीं आए, मैंने 264 दिनों तक एक भी शब्द नहीं बोला था। उसकी खामोशी बहुत कुछ कहती है। मैं महसूस कर सकती हूं कि उसके कंधों पर गिल्ट का बोझ बढ़ता जा रहा है। तुम्हें कितने समय के लिए यहां रखा गया है? आखिरकार वो पूछता है। हमेशा के लिए? मुझे नहीं पता। किसी मशीन की आवाज चीखती, कराहती, चरमराती है। कहीं दूर मेरी जिंदगी सिर्फ 4 दीवारों में कैद एक खोया हुआ मौका है जो कंक्रीट में ढलकर हमेशा के लिए जम चुका है। तुम्हारे परिवार का क्या? उसकी आवाज में एक गहरी उदासी है, जैसे उसे पहले से ही मेरे जवाब का अंदाजा हो। मेरे माता पिता के बारे में मैं सिर्फ इतना जानती हूं। मुझे नहीं पता वे कहां हैं। तुम यहां क्यों हो? मैं अपनी उंगलियों से खेलते हुए पूछती हूं, उसकी आंखों से बचने के लिए। मैंने अपने हाथों को इतनी बार देखा है कि अब मुझे पता है कहां कहां चोट लगी थी, कहां कहां गहरे निशान रह गए हैं। छोटे हाथ, पतली उंगलियां। मैं अपनी उंगलियों को मुट्ठी में भींचती हूं और फिर धीरे से खोल देती हूं ताकि इस तनातनी को खुद से निकाल सकूं। लेकिन वो अब भी चुप है। मैं सिर उठाती हूं। मैं पागल नहीं हूं, बस इतना ही कहता है। यही तो हम सब कहते हैं। मैं अपना सिर हल्का सा झुकाती हूं और फिर धीरे से हिलाती हूं। मेरे होंठ कांपते हैं। मैं उन्हें काटती हूं। मेरी आंखें खिड़की की तरफ खींच जाती हैं। तुम बार बार बाहर क्यों देख रही हो? मुझे उसके सवालों से दिक्कत नहीं होती। सच कहूं तो बिल्कुल भी नहीं। बस किसी से बात करना अजीब लगता है। अपने होंठों को हिलाने की आदत कब की भूल चुकी हूं। शब्दों को ढालकर जवाब देना अजीब लगता है। इतने समय से कोई परवाह ही नहीं करता था।
कोई मुझे इतनी करीब से नहीं देखता था कि ये जानने की कोशिश करे कि मैं खिड़की की तरफ क्यों देखती हूं। किसी ने मुझे कभी इंसान नहीं समझा। फिर भी वो अब तक नहीं जानती कि मैं एक राक्षस हूं। मेरा ये राज, मैं सोचती हूं, आखिर कब तक टिकेगा? कब तक? जब तक वो जान न जाए। कब तक? जब तक वो अपनी जान बचाने के लिए भाग न जाए। मैं जवाब देना भूल गई हूं और वो अब भी मुझे देख रहा है। मैं अपने बालों की एक लट कान के पीछे सरकाती हूं, फिर अचानक अपना मन बदल लेती हूं। तुम इतना घूरते क्यों हो? उसकी आंखें सतर्क हैं, जिज्ञासु हैं। मुझे लगा अगर उन्होंने मुझे किसी लड़की के साथ कैद किया है तो इसका एक ही मतलब हो सकता है, तुम पागल हो। मुझे लगा वे मुझे प्रताड़ित करने के लिए एक मनोरोगी के साथ रख रहे हैं। मुझे लगा तुम मेरी सजा हो, इसीलिए तुमने मेरा बिस्तर छीन लिया था, ताकि अपनी ताकत दिखा सको, ताकि अपनी हुकूमत साबित कर सको, ताकि पहले वार तुम कर सको। वो अपनी आंखें झुका लेता है, अपने हाथों को भींचता और खोलता है, फिर अपनी गर्दन के पीछे हथेली रगड़ता है। तुमने मेरी मदद क्यों की? तुम्हें कैसे पता था कि मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा? मैं अपनी उंगलियां गिनती हूं, ये यकीन करने के लिए कि वे अभी भी वहीं हैं। मुझे नहीं पता था, तुम्हें नहीं पता था कि मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा, या तुमने मेरी मदद नहीं की। एडम, मेरे होंठ उसके नाम के आकार में ढल जाते हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि यह नाम मेरी जुबान पर कितना आसान, कितना जाना पहचाना लगता है। वो लगभग उतना ही स्थिर बैठा है जितनी स्थिर मैं हूं। उसकी आंखों में एक नया भाव तैर रहा है जिसे मैं पहचान नहीं पा रही। हां, बाहर कैसा है? हर अगला शब्द पिछले से धीमे स्वर में। बाहर की दुनिया, क्या वहां हालात और भी बदतर है? उसका चेहरा, एक हल्की पीड़ा उसकी खूबसूरती से तराशी गई शक्ल पर उभर आती है। वो जवाब देने में कुछ धड़कनों का वक्त लेता है, फिर खिड़की की तरफ देखता है। सच कहूं तो मुझे नहीं पता कि अंदर रहना बेहतर है या बाहर। मैं उसकी आंखों का पीछा करती हूं, उस कांच तक जो हमें हकीकत से अलग करता है। मैं उसके होठों के खुलने का इंतजार करती हूं, उसके शब्दों को सुनने का इंतजार करती हूं। फिर मैं कोशिश करती हूं कि उन शब्दों पर ध्यान दे सकूं जो मेरी धुंधली होती चेतना में टकराते हैं, जो मेरी इंद्रियों को कुंद कर देते हैं, जो मेरी आंखों में नमी छोड़ जाते हैं, जो मेरे ख्यालों को धुंधला कर देते हैं। क्या तुम्हें पता था कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन था? एडम मुझसे पूछता है। नहीं, मुझे नहीं पता था। मैं उसे यह नहीं बताती कि मुझे 3 साल पहले मेरे घर से घसीट कर ले जाया गया था। मैं उसे यह नहीं बताती कि ठीक 7 साल तक पुनः स्थापना, द रीएस्टैब्लिशमेंट ने अपना प्रचार किया और उसके सिर्फ 4 महीने बाद उन्होंने सब कुछ अपने कब्जे में ले लिया। मैं उसे यह नहीं बताती कि मुझे हमारी नई दुनिया के बारे में कितना कम पता है। एडम कहता है कि द रीएस्टैब्लिशमेंट ने हर देश में अपने हाथ फैला रखे थे, तैयार इस पल के लिए जब वे नेताओं को अपने नियंत्रण में ले आएंगे। वो कहता है कि दुनिया में बची रहने लायक जमीन को 3333 सेक्टरों में बांट दिया गया है और अब हर जगह एक अलग शक्तिशाली व्यक्ति का शासन है। क्या तुम्हें पता था कि उन्होंने हमसे झूठ कहा? एडम मुझसे पूछता है। क्या तुम्हें पता था कि पुनः स्थापना ने कहा था कि किसी को नियंत्रण लेना होगा, कि किसी को समाज को बचाना होगा, कि किसी को शांति बहाल करनी होगी? क्या तुम्हें पता था कि उन्होंने कहा था कि विरोध की सारी आवाजों को खत्म करना ही शांति पाने का एकमात्र तरीका है? क्या तुम्हें यह सब पता था? यही है जो एडम मुझसे पूछता है, और यही वह पल है जब मैं सिर हिलाती हूं। यही वह पल है जब मैं हां कहती हूं। यही वह हिस्सा है जो मुझे याद है। गुस्सा, दंगे, उन्माद। मेरी आंखें खुद ब खुद बंद हो जाती हैं।
पूरी यादों को रोकने की एक अनजानी कोशिश में। लेकिन यह कोशिश उल्टी पड़ जाती है। प्रदर्शन, रैलियां, जीवन की भीख मांगती चीखें। मैं औरतों और बच्चों को भूख से मरते देखती हूँ। मैं घरों को राख में दबे हुए देखती हूँ। मैं गांवों को जलकर राख होते देखती हूँ। जहां फसलें उगनी चाहिए थी वहां बस लाशों का सड़ता हुआ मांस पड़ा है। मैं देखती हूँ मौत, 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 लाल, गहरा लाल, गाढ़ा खून जैसा लाल, और मां की पसंदीदा लिपस्टिक जैसा सबसे समृद्ध रंग जो अब धरती पर बिखरा पड़ा है। इतना कुछ, हर चीज मर चुकी है। पुनर्स्थापना लोगों पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रही है, एडम कहता है। वह कहता है कि पुनर्स्थापना उन विद्रोहियों के खिलाफ युद्ध लड़ रही है जो इस नए शासन को स्वीकार करने से इनकार कर रहे हैं। पुनर्स्थापना संघर्ष कर रही है अपने को एक नए प्रकार की सरकार के रूप में स्थापित करने के लिए पूरी दुनिया में। और फिर मैं सोचती हूं उन लोगों का क्या हुआ जिन्हें मैं हर रोज देखा करती थी। उनके घरों का क्या हुआ, उनके माँ बाप का, उनके बच्चों का। मैं सोचती हूं उनमें से कितने जमीन के नीचे दफन हो चुके हैं, उनमें से कितनों की हत्या कर दी गई। वे सब कुछ नष्ट कर रहे हैं, एडम कहता है। और उसकी आवाज अचानक इस सन्नाटे में एक गंभीर ध्वनि बन जाती है। सारी किताबें, हर ऐतिहासिक धरोहर, मानव इतिहास के हर चिन्ह को, वे कहते हैं कि यह सब ठीक करने का यही एकमात्र तरीका है। वे कहते हैं कि हमें एक नई शुरुआत करनी होगी। वे कहते हैं कि हमें पिछली पीढ़ियों की गलतियां दोहराने की इजाजत नहीं दी जा सकती। 2 बार दस्तक दरवाजे पर खटखटाहट होती है और हम दोनों एक साथ खड़े हो जाते हैं। अचानक इस बेरहम दुनिया में वापस खींच लिए जाते हैं। एडम मेरी तरफ एक भौं उठाता है। नाश्ता? 3 मिनट रुक जाओ, मैं उसे याद दिलाती हूँ। हम भूख को छिपाने में बहुत अच्छे हो चुके हैं, लेकिन दरवाजे पर दस्तक हमारी गरिमा को तोड़ देती है। वे हमें जानबूझकर भूखा रखते हैं। हाँ, उसके होंठों पर एक हल्की मुस्कान उभरती है। मैं खुद को जलाना नहीं चाहूंगा। हवा का बहाव बदलता है जैसे ही वह एक कदम आगे बढ़ता है। मैं एक मूर्ति बन जाती हूं। मैं अब भी नहीं समझा, वह बहुत धीमी आवाज में कहता है। तुम यहां क्यों हो? तुम इतने सवाल क्यों पूछते हो? हमारे बीच सिर्फ 1 फुट की दूरी बची है और मैं 10 इंच दूर खड़ी हूं, एक जलते हुए विस्फोट के करीब। तुम्हारी आंखें बहुत गहरी हैं। वह अपना सिर हल्का झुकाता है, इतनी शांत। मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। तुम्हें नहीं जानना चाहिए। मेरी आवाज कांप जाती है। तुम मुझे जानते भी नहीं। वह हंसता है। उसकी हंसी उसकी आंखों में मौजूद रोशनी को और भी जिंदा कर देती है। मैं तुम्हें नहीं जानता? नहीं। वह अपना सिर हिलाता है, अपने बिस्तर पर बैठ जाता है। सही, बिल्कुल सही। क्या तुम सही कह रही हो? उसकी सांस अटक जाती है। शायद मैं सच में पागल हूं। मैं 2 कदम पीछे हटती हूं। शायद तुम हो। वह फिर मुस्कुरा रहा है और मैं एक तस्वीर लेना चाहती हूं। मैं उसके होठों की उस हल्की सी मुस्कान को पूरी जिंदगी देखना चाहती हूं। मैं नहीं हूं, तुम जानती हो, लेकिन तुम मुझे यह नहीं बताओगे कि तुम यहां क्यों हो। मैं चुनौती देती हूं और न ही तुम बताओगी। मैं घुटनों के बल बैठ जाती हूं और ट्रे को स्लॉट से खींचती हूं। 2 टिन कपों में कुछ अजीब सा उबल रहा है। एडम मेरे सामने फर्श पर बैठ जाता है। नाश्ता, मैं कहती हूं और उसकी तरफ उसका हिस्सा बढ़ा देती हूं। 1 शब्द, 2 होंठ, 3, 4, 5 उंगलियां एक मुट्ठी बनाती हैं। 1 कोना, 2 माता पिता, 3, 4, 5 छिपने के कारण, 1 बच्चा, 2 आंखें, 3, 4, 17 साल का डर, 1 टूटी हुई झाड़ू, 2 जंगली चेहरे, गुस्से भरी फुसफुसाहटें, मेरे दरवाजे पर ताले। मुझे देखो, यही कहना चाहती थी तुमसे। मुझसे कभी कभी बात कर लिया करो।
इन आंसुओं का कोई इलाज ढूंढ दो। मैं पहली बार सांस छोड़ना चाहती हूँ। 2 हफ्ते हो गए, 2 हफ्ते एक ही दिनचर्या के, 2 हफ्ते सिर्फ दिनचर्या के, 2 हफ्ते उसी कैदी के साथ जिसने मुझसे बहुत करीब आकर भी मुझे कभी छुआ नहीं। एडम इस सिस्टम में ढल रहा है। वह कभी शिकायत नहीं करता, वह कभी जरूरत से ज्यादा जानकारी नहीं देता, वह हमेशा बहुत सारे सवाल पूछता है। वह मेरे साथ अच्छा है। मैं खिड़की के पास बैठी बारिश, पत्तों और बर्फ को टकराते हुए देखती हूँ। वे हवा में बारी बारी से नाचते हैं, अनजान दर्शकों के लिए कोई तयशुदा नृत्य प्रस्तुत करते हैं। सैनिक धड़धड़ाते हुए बारिश में चलते हैं, सूखे पत्तों और गिरी हुई बर्फ को अपने भारी जूतों से कुचलते हुए। उनके हाथ दस्तानों में ढके होते हैं। उन दस्तानों में बंदूकों की पकड़ होती है, वो बंदूकें जो लाखों संभावनाओं को एक गोली में खत्म कर सकती हैं। उन्हें फर्क नहीं पड़ता, उन्हें परवाह नहीं। काश मैं अपने मुंह को बारिश की बूंदों से भर पाती, काश मैं अपनी जेबों में बर्फ भर पाती, काश मैं किसी गिरे हुए पत्ते की नसों को उंगलियों से महसूस कर पाती, काश मैं हवा को अपनी नाक को छुटकी लेते हुए महसूस कर पाती। लेकिन मैं अपनी बेबसी को नजरअंदाज करती हूँ, अपनी उंगलियों में चिपकी मायूसी को भूलने की कोशिश करती हूँ और उस पक्षी को देखने का इंतजार करती हूँ जो मैंने सिर्फ अपने सपनों में देखा है। कहते हैं कभी पक्षी उड़ते थे। कहानियों में ऐसा ही बताया गया है। जब तक ओजोन परत नष्ट नहीं हुई थी, जब तक प्रदूषण ने इन प्राणियों को किसी डरावने रूप में नहीं बदल दिया था। कहते हैं तब मौसम इतना अनिश्चित नहीं था। कहते हैं तब पक्षी आसमान में हवाई जहाजों की तरह ऊंचाई पर उड़ते थे। यह अजीब लगता है कि कोई छोटा सा प्राणी इंसानों जैसी जटिल इंजीनियरिंग कर सके, लेकिन यह संभावना इतनी आकर्षक है कि इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मैंने 10 सालों से हर रात एक ही पक्षी को एक ही आकाश में उड़ते हुए देखा है, सफेद, जिसके पंखों पर सोने की धारियां हैं, जैसे उसके सिर पर कोई मुकुट सजा हो। यह इकलौता सपना है जो मुझे सुकून देता है। तुम क्या लिख रही हो? मैं उसकी मजबूत कदकाठी को देखती हूँ, उसके चेहरे पर सजी सहज मुस्कान को निहारती हूँ। पता नहीं वह इतनी तकलीफों के बावजूद कैसे मुस्कुरा पाता है। मैं सोचती हूँ कि क्या वह इस मुस्कान को, इस खास वक्र को बनाए रख पाएगा, जिस तरह से यह होंठों का मोड़ जिंदगियां बदल देता है। मैं सोचती हूँ कि 1 महीने बाद वह कैसा महसूस करेगा, और यह सोचकर मेरी रूह कांप जाती है। मैं नहीं चाहती कि वह मेरी तरह बन जाए, खाली। अरे वह मेरे बिस्तर से कंबल उठा लेता है और मेरे पास आकर बिना समय गंवाए उस पतले कपड़े को मेरे और भी पतले कंधों पर डाल देता है। तुम ठीक हो? मैं मुस्कुराने की कोशिश करती हूँ। फैसला करती हूँ कि उसके सवाल को टाल देना ही बेहतर है। कंबल के लिए धन्यवाद। वह मेरे पास बैठ जाता है, दीवार से टिककर। उसके कंधे बहुत पास हैं, बहुत पास, फिर भी कभी पर्याप्त नहीं। उसके जिस्म की गर्मी मुझे उस कंबल से कहीं ज्यादा राहत देती है। मेरे जोड़ों में एक अनजानी कसक उठती है, एक अजीब तड़प, एक ऐसी जरूरत जिसे मैं कभी पूरा नहीं कर सकती। मेरी हड्डियां किसी ऐसी चीज की भीख मांग रही हैं जिसकी इजाजत मैं खुद को नहीं दे सकती। छू लो मुझे। वह मेरी मुट्ठी में दबे छोटे से नोटबुक को देखता है, मेरे हाथ में टूटे हुए पेन को घूरता है। मैं किताब को बंद करती हूँ, उसे मोड़कर एक छोटी सी गेंद बना देती हूँ, फिर उसे दीवार की दरार में ठूंस देती हूँ। मैं अपनी हथेली में रखे पेन को गौर से देखती हूँ। मुझे पता है कि वह मुझे देख रहा है। क्या तुम कोई किताब लिख रही हो? नहीं, नहीं, मैं कोई किताब नहीं लिख रही। शायद तुम्हें ऐसा करना चाहिए। मैं उसकी आंखों में झांकती हूँ और तुरंत पछताने लगती हूँ। हमारे बीच 3 इंच से भी कम का फासला है और मैं हिल भी नहीं सकती, क्योंकि मेरा शरीर सिर्फ जमना जानता है। हर मांसपेशी, हर हरकत तन जाती है।
मेरी रीढ़ की हर हड्डी बर्फ की सिल बन जाती है। मैं सांस रोके खड़ी हूं। मेरी आंखें चौड़ी हो जाती हैं, अटक जाती हैं, उसकी तीव्र निगाहों के जाल में फंस जाती हैं। मैं नजरें नहीं हटा सकती। मुझे नहीं पता कि पीछे कैसे हटूं। ओह भगवान, उसकी आंखें। मैं खुद से झूठ बोल रही थी। मैं असंभव को नकारने की जिद पर अड़ी थी। लेकिन मैं उसे जानती हूं, मैं उसे जानती हूं, मैं उसे जानती हूं, मैं उसे जानती हूं। वही लड़का जो मुझे नहीं पहचानता, जिसे मैं कभी जानती थी। वे अंग्रेजी भाषा को नष्ट करने वाले हैं। उसकी आवाज धीमी और सतर्क है। मैं सांस लेने की कोशिश करती हूं। वे सब कुछ फिर से बनाना चाहते हैं, वह आगे कहता है। वे हर चीज को फिर से डिजाइन करना चाहते हैं। वे हर उस चीज को मिटाना चाहते हैं जो हमारी समस्याओं की वजह हो सकती थी। वे सोचते हैं कि हमें एक नई सार्वभौमिक भाषा की जरूरत है। वह अपनी आवाज गिरा देता है, अपनी आंखें झुका लेता है। वे सब कुछ मिटा देना चाहते हैं, इतिहास की हर भाषा। नहीं, मेरी सांसें अटक जाती हैं, मेरी आंखों के आगे धब्बे छा जाते हैं। मुझे पता है। नहीं, यह मुझे नहीं पता था। वह ऊपर देखता है। अच्छा है कि तुम चीजें लिख रही हो। एक दिन यह करना भी गैर कानूनी होगा। मैं कांपने लगती हूं। मेरे शरीर में एक अजीब सा तूफान उठ खड़ा होता है। मेरा दिमाग उस दुनिया के शोक में डूब जाता है जिसे मैं खो रही हूं, और उस लड़के के दर्द में घिर जाता है जो मुझे नहीं पहचानता। पेन मेरे हाथ से गिरकर जमीन पर लुढ़क जाता है। मैं कंबल को इतनी मजबूती से पकड़ लेती हूं कि डर लगता है कहीं वह फट ना जाए। बर्फ मेरी त्वचा को चीर देती है। खौफ मेरी नसों में जम जाता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हालात इतने बिगड़ सकते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि रीएस्टेब्लिशमेंट इतना आगे चला जाएगा। वे संस्कृति को भस्म कर रहे हैं, विविधता की सुंदरता को जला रहे हैं। हमारी दुनिया के नए नागरिक केवल संख्याएं बनकर रह जाएंगे। आसानी से बदले जाने वाले, आसानी से मिटाए जाने वाले, आसानी से नष्ट किए जाने वाले। सिर्फ एक अवज्ञा के लिए हमने अपनी मानवता खो दी है। मैं कंबल को अपने कंधों के चारों ओर लपेट लेती हूं, जब तक कि मैं खुद को उन कंपन में न समेट लूं जो मेरे शरीर को आतंकित करना बंद नहीं कर रहे। मुझे अपनी इस बेबसी से डर लग रहा है। मैं खुद को स्थिर नहीं कर पा रही। अचानक उसकी हथेली मेरी पीठ पर आ जाती है। उसका स्पर्श कपड़े की परतों के पार मेरी त्वचा को झुलसा रहा है, और मैं इतनी तेजी से सांस अंदर खींचती हूं कि मेरे फेफड़े ही सिकुड़ जाते हैं। मैं दो टकराती धाराओं के बीच फंसी हुई हूं। इतनी बेताब, इतनी बेताब, इतनी बेताब, उसे करीब लाने के लिए, उसे खुद से दूर करने के लिए। मुझे नहीं पता कि उससे कैसे दूर जाऊं। मुझे नहीं जाना। मैं नहीं चाहती कि वह मुझसे डरे। है उसकी आवाज, बहुत नरम, बहुत कोमल, बहुत शांत। उसकी बाहें मेरे पूरे शरीर की हड्डियों से ज्यादा मजबूत। वह मुझे अपनी छाती के पास खींचता है और मैं बिखर जाती हूं 2, 3, 4, 50, 1000 टुकड़ों में। हर एहसास मेरे दिल में चुभता है, फिर गर्म शहद में पिघलकर मेरी आत्मा के घावों को भर देता है। कंबल ही हम दोनों के बीच एकमात्र बाधा है, और वह मुझे और करीब खींचता है, ज्यादा कसकर, ज्यादा मजबूती से, इतना कि मैं उसकी छाती के भीतर गूंजती धड़कनों को सुन सकती हूं। उसकी फौलादी बाहें मेरे शरीर से सारी जकड़न दूर कर देती हैं। उसकी गर्माहट मेरे भीतर जमी हुई बर्फ को रौंगा देती है। मैं पिघल रही हूं, मैं पिघल रही हूं, मैं पिघल रही हूं। मेरी पलकें तेजी से झपकती हैं, फिर धीरे धीरे बंद हो जाती हैं। मेरे गालों पर चुपचाप आंसू बहने लगते हैं, और मैं तय कर लेती हूं अब सिर्फ एक ही चीज स्थिर रहनी चाहिए, उसकी बाहों की पकड़। सब ठीक हो जाएगा। वह फुसफुसाता है, तुम ठीक हो जाओगे। सच एक जलन से भरी निर्दयी मालकिन है जो कभी नहीं सोती। यह बात मैं उससे नहीं कहती, क्योंकि मैं कभी ठीक नहीं होंगी। अब
अपनी पूरी टूटी हुई आत्मा के हर रेशे को जोड़कर मैं खुद को उससे दूर खींचती हूँ। मैं ऐसा करती हूँ क्योंकि मुझे करना पड़ता है। यह उसके ही भले के लिए है। जैसे ही मैं पीछे हटती हूँ, कोई मेरी पीठ में कांटे चुभा रहा है। मेरे पैर कंबल में उलझ जाते हैं और मैं लगभग गिर ही पड़ती हूँ, जब तक कि एडम फिर से मेरी ओर हाथ नहीं बढ़ाता। जूलियट, तुम मुझे छू नहीं सकते। मेरी सांसें उथली हैं, गले में फंसी हुई। मेरी उंगलियां इतनी तेजी से कांप रही हैं कि मैं उन्हें मुट्ठी में भींच लेती हूं। तुम मुझे छू नहीं सकते, तुम नहीं छू सकते। मेरी नजरें दरवाजे पर टिकी हुई हैं। वह खड़ा हो जाता है। क्यों नहीं? बस नहीं। मैं दीवारों से फुसफुसाती हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती? तुम पूरा दिन एक कोने में बैठकर अपनी किताब में लिखती रहती हो, हर चीज को देखती हो सिवाय मेरे चेहरे के। तुम्हारे पास एक कागज के टुकड़े से कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं और तुम मेरी मौजूदगी तक को नहीं मानती। जूलियट, प्लीज। वह मेरा हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है और मैं पीछे हट जाती हूं। तुम कम से कम मेरी तरफ देख क्यों नहीं सकती? मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दूंगा। तुम मुझे नहीं पहचानते। तुम्हें याद नहीं कि हम 7 साल तक एक ही स्कूल में थे? तुम्हें याद नहीं? तुम मुझे नहीं जानते। मेरी आवाज सपाट है, खाली। मेरे अंग सुन्न हैं, जैसे मुझसे अलग कर दिए गए हों। हमने सिर्फ 2 हफ्ते साथ बिताए हैं और तुम सोचते हो कि तुम मुझे जानते हो। तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता। शायद मैं सच में पागल हूं। तुम नहीं हो, वह दांत भींच कर कहता है। तुम जानती हो कि तुम पागल नहीं हो, तो शायद समस्या तुम में है। मैं बहुत धीरे, बहुत संभल कर कहती हूं, क्योंकि हम दोनों में से कोई एक जरूर है। यह सच नहीं है तो बताओ, तुम यहां क्यों हो एडम? अगर तुम यहां के नहीं हो तो इस पागल खाने में क्या कर रहे हो? मैं भी तुमसे यही सवाल पूछ रहा हूं, वह कहता है। शायद तुम जरूरत से ज्यादा सवाल पूछते हो। मैं उसकी गहरी सांस लेने की आवाज सुन सकती हूं। वह कड़वाहट भरी हंसी हंसता है। हम इस जगह में शायद आखिरी जिंदा लोग हैं और तुम मुझे भी अपने जीवन से बाहर कर देना चाहती हो। मैं अपनी आंखें बंद करती हूं और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करती हूं। तुम मुझसे बात कर सकते हो, बस मुझे छूना मत। 7 सेकंड की चुप्पी हमारी बातचीत में शामिल हो जाती है। शायद मैं तुम्हें छूना चाहता हूं। मेरे दिल में 15,000 नोकदार एहसास छेद कर दिए जाते हैं। मैं लापरवाही के आकर्षण से जूझ रही हूं, बेचैन बेचैन बेचैन, हमेशा उस चीज के लिए तरसती हुई जो मुझे कभी नहीं मिल सकती। मैं उसकी ओर पीठ मोड़ लेती हूं, लेकिन अपने झूठ को होठों से फिसलने से रोक नहीं पाती। शायद मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे छुओ। वह एक कठोर आवाज निकालता है। क्या मैं तुम्हें इतना घिनौना लगता हूं? मैं झटके से घूम जाती हूं, उसके शब्दों से इतनी अचंभित कि मैं खुद को भूल जाती हूं। वह मुझे घूर रहा है। उसका चेहरा कठोर, जबड़ा कसा हुआ। उसकी उंगलियां उसके बाजुओं के पास कसकर मुट्ठी बना रही हैं। उसकी आंखें 2 बाल्टियों में भरा बारिश का पानी है, गहरा, ताजा, साफ। दर्द। तुम नहीं जानते कि तुम क्या कह रहे हो। मुझे सांस लेने में मुश्किल हो रही है। तुम बस एक आसान सवाल का जवाब नहीं दे सकती है ना? वह अपना सिर हिलाता है और दीवार की तरफ मुड़ जाता है। मेरा चेहरा भावहीन सांचे में ढला हुआ है। मेरे हाथ पैर प्लास्टर से भरे हुए हैं। मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा। मैं कुछ नहीं हूं। मैं उन सभी चीजों से खाली हूं जो मैं कभी महसूस नहीं कर सकती। मैं कभी नहीं हिलूंगी। मैं अपने जूते के पास की एक छोटी दरार को घूर रही हूं। मैं उसे हमेशा घूरती रहूंगी। कंबल फर्श पर गिर जाते हैं। दुनिया धुंधली पड़ जाती है। मेरे कान हर आवाज को किसी दूसरी दुनिया में भेज देते हैं। मेरी आंखें बंद हो जाती हैं। मेरे विचार भटक जाते हैं।
मेरी यादें मेरे दिल में लात मारती हैं। मैं उसे जानती हूँ। मैंने उसे भूलने की इतनी कोशिश की है। मैंने उसके चेहरे को भूलने की इतनी कोशिश की है। मैंने उन नीली 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 आंखों को अपने दिमाग से निकालने की इतनी कोशिश की है। लेकिन मैं उसे जानती हूँ। मैं उसे जानती हूँ। मैं उसे जानती हूँ। 3 साल हो गए हैं जब मैंने उसे आखिरी बार देखा था। मैं एडम को कभी नहीं भूल सकती, लेकिन वह मुझे पहले ही भूल चुका है।